स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। चलिए फिर से आगे से हम शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीकल्चर को कैसे ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया उसके बारे में पढ़ा था। बिल्कुल निचोड़ दिया था एग्रीकल्चर को। अच्छा, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर को नहीं निचोड़ा इन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी। वैसे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया हमारा आजादी के बाद, बट जितना भी था उसको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड लेवल पर फेमस था, खत्म कर दिया। अब कैसे खत्म किया? सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, सिर्फ अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहना। इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, कि जो हमारी इंडस्ट्री थी वो वर्ल्ड लेवल पर फेमस थी। और अगर हम बात करें ब्रिटिश रूल से पहले की, तो हमारा जो इंडिया था वो बहुत अच्छी तरीके से फेमस था हैंडीक्राफ्ट में। बट जैसी ब्रिटिश के अंडर में आया, उनके ब्रिटिश रूल हुआ, तो हमारी इंडिया क्या हो पाई कि इंडस्ट्रियल बेस भी नहीं बना पाई, और जो था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म। तो वही पढ़ेंगे कि किस तरह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को ब्रिटिश रूल ने इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया। तो सबसे पहले है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मींस डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आपको पता ही है कि हमारा देश हाथों से बनाने वाली चीजों में बहुत ज्यादा फेमस था, चाहे वो कपड़ा हो या छोटे छोटे मेटल हो, है ना, स्टोन्स हो, उनसे बहुत तरह तरह की चीजें बनाते थे। उनको धीरे धीरे उसने बिल्कुल तरीके से क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। कैसे किया? देखो, इसमें सबसे पहले तो हमने ये बताया कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज डिस्ट्रॉयड सिस्टमैटिकली। अब सिस्टमैटिकली का मतलब क्या हो गया कि इन्होंने ऐसे नहीं किया कि हाँ भाई इंडस्ट्री लगा रखी है, चलो भाई तोड़ फोड़ कर दी, आपकी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। ऐसे नहीं किया इन्होंने। एक सिस्टम से अपने आप को डेवलप करने के चक्कर में हमारी इंडस्ट्री की सिस्टमैटिकली तरीके से कंपटीशन से हमें आउट कर दिया, हमें कंपटीशन से आउट कर दिया। तो इसलिए यहां पर वर्ड यूज हुआ सिस्टमैटिकली। एक होता है डिस्ट्रॉय करना, कि आप चाय बेच रहे हो और आपकी चाय का दुकान सब तोड़ फोड़ दी, वो डिस्ट्रॉय हो गया। और एक हो गया पॉलिटिकल तरीके से उसको क्या करना, खत्म करना। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया सिस्टमैटिकली तरीके से। कोई भी नई इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं किया गया, यानी कोई भी नई इंडस्ट्री अब आ नहीं सकती थी, पनप भी नहीं रही थी, पुरानी बच जाए वही बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? ब्रिटिश रूल का प्राइमरी मोटिव क्या था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का? भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू फोल्ड। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टू फोल्ड पॉलिसी। टू फोल्ड पॉलिसी क्या था कि ब्रिटिशर्स हमारे देश से रॉ मटेरियल क्या करते थे, उठा के ले जाते थे। कौन से प्राइस पर? चीप प्राइस पर। और उसी माल से फिनिश गुड्स तब्दील करके, यानी फिनिश गुड्स पे, उसी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाकर हमें क्या करते थे, महंगा बेच देते थे। जो भी ब्रिटिशर्स क्या है वहां पर गुड्स बनाते थे रॉ मटेरियल से, उसको क्या करते थे, हायर प्राइस पर क्या करते थे, सेल करते थे। तो देखो यहां दो पॉइंट हो गए। रॉ मटेरियल लिया किसने? ब्रिटिशर्स ने। किस रेट पर? चीप प्राइस पर। और फिर क्या किया, उसी फिनिश गुड्स को बनाकर, यानी उसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके क्या किया, हायर प्राइस पर हमें चेप दिया। आपसे कच्चा माल लिया और आप ही को बनाकर क्या है, महंगा बेच दिया, तो डबल प्रॉफिट कमा रहे। ठीक है, तो ये टू फोल्ड पॉलिसी दी। इसके साथ साथ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का एक और रीजन था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। देखो, टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस। टैक्सेस कौन से? जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगते हैं। अब कितने चालाक थे, लोमड़ी की तरह। इन्होंने क्या किया कि जो भी एक्सपोर्ट होता था, हमें एक्सपोर्टर बना दिया किसका? रॉ मटेरियल का। हमें कौन है यहां पर? इंडिया। तो इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का। यहां लिखा है हमने टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। तो हम क्या बन गया, इंडिया क्या बन गया, एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल। लेकिन इसने क्या किया, देयर वाज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट। हमारे एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं भैया, कोई टैक्स नहीं। इसका मतलब क्यों? उसने टैक्स फ्री हमारे लिए नहीं किया, अपने लिए किया, कि ताकि उसको रॉ मटेरियल विदाउट टैक्स मिल जाए। और हमसे जो फिनिश गुड्स वो बेच रहे,
ब्रिटिशर्स जो उन रॉ मटेरियल को बनाकर हमारे देश में बेचने के लिए ला रहे हैं, वो भी क्या है, ड्यूटी फ्री, टैक्स फ्री। बहुत सही भाई, यानी रॉ मटेरियल पे भी टैक्स नहीं जो हमारा जा रहा है, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स का, उस पर भी कोई टैक्स नहीं। और इंडिया जो अपने देश में बनाता था माल, वो दूसरे देश में जाकर अगर बेच रहा है या कहीं भी बेच रहा है, उस पर हैवी टैक्स, हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड। तो थी ना एक तरफा, यानी एक पार्शियलिटी वाली बात। तो यानी कुल मिलाकर हमें इनका मोटिव पता चल गया, ये चाहते क्या है। भैया ये चाहते थे हमें डिस्ट्रॉय, चलो एक तरफ हमने सोचा हमें डिस्ट्रॉय डायरेक्टली नहीं चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि हमारा पेट भर जाए चाहे सामने वाला भूखा मरे। तो इस तरह से हमें मार दिया भाई, इंडस्ट्रीज खत्म कर दी। अब जब ये सारे काम हुए, ईमानदारी से बताओ, जब छोटी मोटी इंडस्ट्री भी खत्म होगी, एक तो वैसे हमारा देश क्या था, एग्रेरियन था, उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रही थी, और एग्रीकल्चर को भी नहीं छोड़ा था इन्होंने। फिर जो इंडस्ट्रीज थी वहां थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट था, तो वहां भी उन्होंने क्या किया, देश में एडवर्स इफेक्ट पड़े, जिसकी वजह से हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और धीरे धीरे लोग दोबारा से लौट के बुद्धू घर को आए, यानी दोबारा एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे, या सोचने लगे जहां की ऑलरेडी वहां स्टैग्नेशन ग्रोथ थी। तो एक तो वहां भी शिफ्ट हो गया, जहां पर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर था, लोग वहां की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। और इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, हमें मजबूरन फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ता था, और जब हम फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे, तो धीरे करते करते हमारी इंडस्ट्री उस मशीनरी, यानी क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स उधर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, तो उनके गुड्स कैपिटल गुड्स से बनते थे, मशीनों से बनते थे, तो हमारे देश में जो गुड्स बन रहे थे वो उसे कंपीट नहीं कर पा रहे थे। तो धीरे धीरे हम मार्केट से क्या हो रहे थे, हम कौन, इंडिया, धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो कंपटीशन से आउट होती जा रही थी। गेटिंग, तो हमने क्या पढ़ा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्होंने क्या क्या किया हमारे साथ, इन्होंने क्या किया, सिस्टमैटिकली तरीके से हमें डिस्ट्रॉय किया, कोई भी नई मॉडर्न इंडस्ट्री को आने नहीं दिया। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू फोल्ड पॉलिसी, जिसमें क्या था कि हमारे देश से रॉ मटेरियल ले जाएंगे सस्ते प्राइस पर, और फिनिश गुड्स क्या बेचेंगे, महंगे प्राइस पर। और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी में क्या था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल नो टैक्स, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स नो टैक्स, इंडिया से जो गुड्स बाहर जाएंगे हैवी टैक्स। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। एडवर्स इफेक्ट क्या हुए, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। इसके अलावा भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं होगी तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ ही नहीं सकता भाई। इंडस्ट्री रिवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए, बिजनेस के लिए क्या चाहिए, कंपनी के लिए क्या चाहिए, मशीनें चाहिए। जब हमारे देश में मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं है तो कैसे होगा। तो लैक ऑफ कैपिटल और लो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये धीरे धीरे ध्वस्त हो रही थी, तो इनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश की जीडीपी में नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स सब कुछ, सारा प्रॉफिट, सारा पैसा धीरे धीरे कहां ले जा रहे थे, ड्रेन कर रहे थे, वेल्थ को ले जा रहे थे। हमारे देश में तो काम ही नहीं आ रहा था वो। और लास्ट पॉइंट इज लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। उन्हें कोई मतलब नहीं था ब्रिटिशर्स को कि देश में क्या चल रहा है, कैपिटल गुड्स हैं या नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से, अपने सरप्लस से, अपने लिए फायदा था, बस वो अपने बारे में सोच रहे थे, इंडिया के बारे में जरा सा भी, इतना सा भी नहीं सोच रहे थे। ठीक है, उनका मकसद था सिर्फ अपने ब्रिटेन को क्या करना, डेवलप करना। जनता माफ नहीं करेगी। बंगाल में एक मुस्लिम कपड़ा बहुत फेमस था, कॉटन का फैब्रिक, और उसमें क्या था कि उसके अंदर भी एक वैरायटी थी डिकाई, है ना, जैसे डाका होता है ना, तो इसमें डिकाई करके एक कपड़ा उसमें फेमस था ज्यादा। तो उसे ज्यादातर वहां की जो रॉयल फैमिलीज, जो ट्रैवलर आते थे, वो उसे अपने लिए क्या है, बेहतर समझते थे, और इसलिए उसका नाम मलमल शाही और मलमल खास इसका नाम है। तो ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूं, कई बार आपसे केस स्टडीज में या वैसे पूछ सकते हैं। हमारे देश में ब्रेक थ्रू मिला सबसे पहले इंडस्ट्री को, वो मिला 1907 में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि बनी कहां पर, बिहार के जमशेदपुर में, जो कि अब जमशेदपुर कहां पर आता है, झारखंड में आता है, लेकिन उस टाइम कहां था, बिहार में था। ठीक है, इसी तरीके से ये जो मुस्लिम था वो आज की डेट में बंगाल है, आज की डेट में बांग्लादेश है, लेकिन उस टाइम क्या था, बांग्लादेश। अब हम बात करते हैं किसकी, फॉरेन ट्रेड। देखो फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड,
जब एक कंट्री अदर कंट्री के साथ बिजनेस करती है। देखा जाए ये वाला टॉपिक भी ऑलमोस्ट इसमें कवर हो चुका है। जब इंटरनेशनल ट्रेड, एक देश अदर कंट्री के साथ बिजनेस करती है, और बिजनेस क्या करती है, या तो एक्सपोर्ट करेगी या इंपोर्ट करेगी। जब ब्रिटिशर्स आए तो भैया उसने एक्सपोर्टर बना दिया हमें रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बना दिया हमें फिनिश गुड्स का। एक्सपोर्टर बना दिया किस प्राइस पर, रॉ मटेरियल को सस्ते प्राइस पर, और इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का किस प्राइस पर, हाई प्राइस पर। और मार्केट में उनके गुड्स सस्ते हैं अदर कंट्रीज में, और मजबूरन हमारे गुड्स क्या पड़ेंगे, महंगे पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। अपने लिए तो उन्होंने रेलवे और पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो इस तरह से उनके प्रोडक्ट्स हमसे फिर भी कंपैरिजन सस्ते होते थे, ठीक है। तो हमें हमारी कॉस्ट क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इसलिए अगर हम फॉरेन ट्रेड को ध्वस्त जो इन्होंने किया, डिस्ट्रॉय जो किया, वो कैसे किया, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट्स के हम क्या बन गए, एक्सपोर्टर बन गए। प्राइमरी प्रोडक्ट्स के हम क्या बन गए, एक्सपोर्टर, और इंपोर्टर बन गए किसके, फिनिश गुड्स के। इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड्स के। जो भी ब्रिटिश में प्रोड्यूस होता था उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, और जो हमारा रॉ मटेरियल है, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, ये सब क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट हो रहा था, क्योंकि वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आ गया था। फूड ग्रेन से हम कैश क्रॉप्स में आ गए थे, तो हमें क्या बना दिया था, एक्सपोर्टर बना दिया था। उसके बाद मोनोपोली कंट्रोल। ओए होए, मोनोपोली का मतलब अकेला राजा, यानी एक सिंगल रूल चलाने वाला। ब्रिटिशर्स ने क्या कह दिया था कि भाई आधे से ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड होगा, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, यानी कि आधे से ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड इंडिया का होगा वो ब्रिटेन के साथ होगा। बाकी जो बचा हुआ है, बचा कुचा, वो तुम कर लो चलो, और वो भी किसके साथ, देखो साइलोन को कहते हैं श्रीलंका और चाइना, इनके साथ कर लो, और ईरान भी था। तो इनके साथ आप क्या कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आधे से ज्यादा किस तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ब्रिटेन के साथ। और जो बचा हुआ है बेच दो, चलो ये बचा हुआ है ना, वहां बेच दो। तो अपने फायदे के लिए काम कर रहा था। फिर ब्रिटेन ने अपने फायदे के लिए एक स्विस कनाल बनाई थी, इसकी डेट याद रखना, 1869 में एक स्विस कनाल, एक रूट होता है ये, जो रूट बनाया था। एक्चुअल में क्या था, यहां से जब रॉ मटेरियल ले जाते थे और एक्सपोर्ट, तो पानी के जहाज से भी ले जाते थे, शिप से, तो इनको रास्ता बड़ा घूम के जाना पड़ता था। इसलिए इन्होंने एक सीधा डायरेक्ट रास्ता बनवाया, ठीक है, समुद्री रास्ता, जिसे हमने नाम दिया स्विस कनाल। और ये कब बना था, 1869 में, अपने फायदे के लिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, ठीक है, 1869 में। और ये डायरेक्ट क्या हो गया, डायरेक्ट शिप थी, ऑपरेट कर रही थी बिटवीन इंडिया एंड, ये डायरेक्ट रूट था किसके बीच में, इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में। उसके बाद जब रास्ते सारे खुलते चले गए, तो हमारी जो इंडियन वेल्थ है ब्रिटिश रूल में सारी ड्रेन हो रही थी। ड्रेन का मतलब, अब ये भी सिस्टमैटिकली था, ये नहीं उठा के चोरी की तरह ले जा रहे, बड़े तरीके से इन्होंने यार लूटा हमें। कैसे कि हमारी जो पेमेंट्स थी, जो भी हमारी, मतलब इंडिया का जो पैसा ये लेते थे, यानी जो ब्रिटिशर्स यहां पर ऑफिसेस सेटअप करते थे ना अपने ब्रिटेन के, आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, उनके ऑफिस होते हैं। अभी ये RRR भी आई थी, लगान भी देखा होगा, तो इनके कितने कितने बड़े ऑफिस होते हैं, उधर एम्प्लॉयज होते हैं। तो भाई उनकी सैलरी देना, उनके बिजनेस को सेट करना, या उनके मतलब ऑफिसेस को, सॉरी बिजनेस को नहीं, ऑफिसेस को सेट करना उनके, तो इसका सारा खर्चा हमारे देश के सरप्लस से उठाया जाता था। तो इस तरह से पैसा कहाँ जा रहा, ब्रिटिशर्स के पास जा रहा, सारा पैसा उनको दे रही है। तो यहां पर जितने भी एक्सपेंस की पेमेंट होती थी, वो सारी कहां से होती थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी हमारे देश की गवर्नमेंट को करना पड़ता था, हमारे देश के सरप्लस से जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन उनका, ब्रिटिशर्स का, खर्चा इंडिया का, है ना। उसके बाद और जितने भी एक्सपेंस थे, ठीक है ना, जितने भी एक्सपेंस थे ऑन वॉर फॉर, जो भी युद्ध लड़ा गया, उसमें भी सारा खर्चा इन्होंने क्या किया, हमारे देश से ही उठाया। एंड द लास्ट पॉइंट इज टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स, यानी जितनी भी सर्विसेज थी उसका ये बाहर से इंपोर्ट करते थे, जाहिर सी बात है, बदले में उसका क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, वो भी हमारे गल्ले में से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सारा पैसा धीरे 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 ड्रेन होता चला गया, और इनडायरेक्टली कहां चला गया, ब्रिटिशर्स के पास। अब डायरेक्टली बोल दो, इनडायरेक्टली बोल दो, चला गया उनके पास, ठीक है। दोनों तरीके अपना लिए इन्होंने। सोने की चिड़िया कहने वाला देश अब सिर्फ चिड़िया रह गया। थैंक यू सो मच।